नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रोजगार, कौन फेल कौन पास। देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर आए दिन जमकर सियासत होती है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन बेरोजगारी खत्म होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन धरे के धरे रह जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है, जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के चलते लेकिन बेरोजगारी पर लगाम नहीं लग पाती। अभी हाल ही के आंकड़ों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जमकर घेराबंदी कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की बात करेंगे तो बेरोजगारी के मामले में राजस्थान टॉप पर है, जबकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कम है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस मुद्दे पर सियासत क्यों, आखिर क्यों इस मामले को मिलजुल कर नहीं सुलझाया जा सकता? क्या सिर्फ सत्ता के लिए बेरोजगारी का मुद्दा महज मुद्दा है? आज अनादि विशेष में से मुद्दे पर करेंगे बात। देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस के ही राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। फरवरी 2022 में राजस्थान में बेरोजगारी दर बढ़कर 32.3% पर पहुंच गई। यानी राज्य में काम करने को तैयार हर 1000 लोगों में से 323 को काम नहीं मिला। यही कारण है कि बेरोजगारी के मामले में राजस्थान देश में सबसे आगे है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बेहद कम है। ज्यादा रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे और मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी के कारण आपको बता दें, देश में बेरोजगारों की दर बढ़कर 6 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर फरवरी में बढ़कर 8.1% हो गई। गांव में बेरोजगारी दर 2.51% से बढ़कर 8.35% हो गई, जो पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड स्तर है। वहीं इसके विपरीत शहरों में बेरोजगारी दर 7.55% रही, जो पिछले 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 6ठे स्थान पर है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना काल में भी रोजगार के अवसर प्रदान किए। अभी प्रदेश की बेरोजगारी दर और कम हो सकती है, क्योंकि सरकार 12 जनवरी से रोजगार दिवस मना रही है। अब तक सरकार ने 2776 करोड़ 36 लाख 81 हजार का ऋण स्वीकृत कर दिया है। 2685 युवाओं को वितरित किया गया है ये लोन। सरकार का दावा है कि इस अभियान के तहत 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और इस मुद्दे को और भी हम समझने के लिए हमारे साथ विवेक जुड़े हुए मेरे सहयोगी। सियासत का ये मुद्दा बड़ा फेवरेट है राजनेताओं के लिए, लेकिन इसके हल को लेकर बात नहीं होती, हल को लेकर कोई उपाय नहीं होता किसी के पास, और उस उपाय को किया कैसे जाएगा इस पर कोई बात नहीं करना चाहता विवेक। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो रोजगार दिवस को मनाने की बात मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, इनका साफ कहना है रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। आप कुछ अर्निंग्स कर लें, अपना परिवार चला लें, अपना पेट पाल लें, इसका मतलब भी रोजगार होता है। ऐसे में आप जब रोजगार दिवस मनाने की बात कही जा रही है, आरोप प्रत्यारोपों के बीच कांग्रेस वही है जो राजस्थान में सरकार में बैठी है, और उन्हीं के राज्य में इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े हैं। विवेक, देखिए, राजस्थान का मसला अलग है। राजस्थान में पलायन की जो रफ्तार है वो काफी कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन किया जाता है। जब इस बात का खुलासा तब हुआ था जब कोरोना के वक्त में जब प्रवासी मजदूर अपने राज्यों की ओर लौटना शुरू किए थे, तो करीब 25,000 से अधिक लोग मध्य प्रदेश की ओर रुख किया, और उनमें से कई लाखों लोग जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने जिस राज्य की ओर वो नौकरी और पेशे के लिए जाते थे वो वहीं रुके। हालांकि बाद में भी उनको दूसरी लहर में पलायन करना पड़ा, तो ये पलायन की स्थिति की एक रिपोर्ट अलग है। लेकिन जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार दिवस योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो संचालित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक फेलियर ये है कि लगातार जो कांग्रेस एक सवाल उठाती रही कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती नहीं होती है, और ये बात सही भी है कि मध्य प्रदेश में कई सालों से जो भर्ती प्रक्रिया जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और ऐसे में सरकार भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफी लेट लतीफी बरतती रही है। यही मुद्दा विपक्ष का रहा है। ऐसे में जो बेरोजगारी का दर है वो काफी ज्यादा
आगे बढ़ा है और निजी सेक्टर में जो है वो जॉब्स आगे बढ़ी है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा लाजमी यही है कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी नीतियां पिछले कई दशकों के हिसाब से होती थी, अब फिलहाल नहीं हो रही है। जैसा कि साल 2002 से लेकर 2007 तक मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियों का स्तर था वो काफी ज्यादा बढ़ा था, लेकिन अब यह स्थिति काफी ज्यादा कम हो गई है। खासतौर पर जो शिक्षा के क्षेत्र है और स्वास्थ्य के क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा जॉब जो है वो लोगों को मिलती थी। लेकिन सरकार ने आउटसोर्सिंग और निजीकरण का जो सरकार का फॉर्मूला रहा है, उसके चलते जॉब्स जो है वो घटी है। यही सवाल विपक्ष लगातार सरकार से करता रहा है। और अब मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि सरकारी भर्तियों की अपेक्षा हर साल कर्मचारी दुगनी रफ्तार से कम होते जा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने कामकाज का बर्डन भी है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो स्थिति है वो सामान्य है। मनरेगा जैसी कई पॉलिसीज हैं जो कारगर साबित हुई है। ये मनरेगा सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसका तब कारगर रहा जब मध्य प्रदेश में मजदूर या जो बेरोजगार लोग थे कई अन्य राज्यों में जाके वो गुजर बसर करते थे, वो कोरोना के वक्त लौट कर आए। तो सरकार ने उनसे जो इस वक्त समस्या थी कि रोजगार कैसे दिया जाए, तो सरकार ने जो मजदूर वर्ग है और जो रोजाना कमाने और खाने वाले लोग हैं उनको मेरा तो ऑडियो आ ही नहीं रहा है। मनरेगा पॉलिसी के तहत जोड़ा गया और मनरेगा पॉलिसी जोड़ने के बाद उन्हें जॉब्स प्रोवाइड की गई। हालांकि यही तक सीमित नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। पहला सवाल तो सरकार से है कि सरकार निजी क्षेत्रों की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र को बढ़ाए जिससे ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। और दूसरा एक फॉर्मूला ये है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर काफी ज्यादा कमजोर है। कई अन्य जो बड़े विकसित राज्य है जिसमें से महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ऐसे कई बड़े राज्य हैं, उनकी तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इसकी वजह से बेरोजगार जो है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि सरकार निजी सेक्टर में इंडस्ट्री को सेटअप करती है और इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद यदि किसी तरीके से जॉब मिलता है युवाओं के लिए तो ये बेहतर कदम हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है जो सबसे ज्यादा गंभीर है कि पिछले कई सालों की तुलना में सरकारी भर्तियां सरकार ने नहीं की है। इसका साफ तौर पे एक बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास ये एनालिसिस नहीं है कि आखिर सुशासन और गवर्नेंस को लेकर कितनी जो है वो पदों की जरूरत है। हालांकि समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग और कई अन्य विभाग सरकार को ये जानकारियां देते हैं। जैसा कि जो पिछले एक दशक के पहले जो भर्तियां हुई थी उसमें ये देखा गया था कि जो कर्मचारियों की भर्ती हुई है वो सरप्लस में हुई है, लेकिन अब जो भर्तियां हो रही है वो विभागीय कॉस्ट कटिंग के बाद जो है वो की जा रही है। ऐसे में जो बेरोजगार युवक है वो निजी सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं या कि फिर वो सरकार के भरोसे में है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बेरोजगारों को लेकर रोजगार की पॉलिसी क्या है। सरकार ये भले दावा करती रही है कि हर साल 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हम रोजगार देते हैं। यदि सरकार का ये दावा सही है तो मध्य प्रदेश में तो बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश की अपेक्षा राजस्थान की बुरी स्थिति है, राजस्थान में बेरोजगारी का स्तर कम है, तो राजस्थान में एक जो फॉर्मूला है राजस्थान सरकार का वो ये है कि हम निजी सेक्टर के अपेक्षा गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार का ये दावा भी छूटा है क्योंकि हाल ही में जो परीक्षाएं हुई है वो निरस्त भी करनी पड़ी है और ऐसे में जो युवा है वो ओवर एज भी होते गए और वो लगातार बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरा एक सवाल ये है छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। सरकार लोगों को वनवासी क्षेत्र से यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया सर्किल है और जो विकसित क्षेत्र है नक्सल क्षेत्र है, इन तमाम जो क्षेत्र है वहां पे रोजगार स्थानीय स्तर पर सरकार मुहैया करा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश में 80% लोग अभी भी खेती पर निर्भर है। लेकिन अब बिल्कुल। ये बदल रही है। अब युवा ठीक जो है है वो विवेक, मैं आगे भी शहरों आपके पास आऊंगी। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी बने हुए हैं कांग्रेस से। योगेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सत्येंद्र जैन जी बने हुए हैं बीजेपी से, हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बेरोजगारी के आंकड़े क्या है सत्येंद्र जी, और उस वक्त जो स्टेटस निकल, काफी देर से विवेक हमारे साथ बात कर रहे हैं और ये तमाम चीजें आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपका, क्या कहना चाहेंगे इस पर सत्येंद्र जी? सत्येंद्र जी को आवाज मिल रही है हमारी? नमस्कार। सत्येंद्र जी को हम चेक कर लेते हैं, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है।
योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका क्या कहना है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश को भी हम लेकर बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। जो बेरोजगारी के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसे दुरुस्त करने के प्रयास होने चाहिए, तमाम लोगों को मिलकर। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों में ही राज्य उलझ के रह जाते हैं, सरकारें उलझ के रह जाती हैं। मुझे आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही क्या? सत्येंद्र जी, मिल रही है मुझे आपकी आवाज। मैं अभी योगेश गुप्ता जी से बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आती हूं सर। जी योगेश जी। देखिए पारुल जी, बात देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर आज का विषय है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण चाहूंगा। यूपीए गवर्नमेंट के समय बेरोजगारी की दर देश और प्रदेशों में जहां 2% हुआ करती थी, वहां आज मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है 7.9% है। कहने का तात्पर्य है 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर पूरे एशिया में हमारे भारत में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सरकारी पोर्टल पर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रोजगार कार्यालय, उसके हिसाब से 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं हमारे युवा मध्य प्रदेश में। 16 साल से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी हैं। रोजगार को लेकर कोई गंभीर कार्य भारतीय जनता पार्टी शासित पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं। अगर शिवराज जी के मन में हमारे युवाओं के प्रति कुछ संवेदनाएं होती तो 2018 विधानसभा चुनाव के समय 3-4 महीने पहले रिटायरमेंट की आयु सरकारी कर्मचारियों की 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष नहीं की जाती। उस समय 2018 में 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले थे 60 वर्ष की आयु के अंतर्गत। मामा शिवराज ने उसकी आयु बढ़ा दी 62 साल। कारण बताया गया कि सरकारी खजाने में इतना पैसा नहीं है कि रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उनका भुगतान किया जा सके। तो एक तरफ आपने रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर उनका पैसा रोका, दूसरी तरफ हमारे युवाओं को पुनः बेरोजगार कर दिया। जो 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता था वो वंचित कर दिया गया। मामा शिवराज रोजगार मेले के माध्यम से आयोजन करते हैं, उस पर करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं, 10-10 हजार का लोन बांट रहे हैं रोजगार के नाम पर। उसमें बैंक वाले कई युवाओं को लोन देते हैं, कई युवाओं को भगा देते हैं, और जो पिछला लोन ले चुके हैं अगर वो चुकता कर देते हैं तो उनको आगे की किस्त मिलती है, जो मुद्रा रोजगार लोन है उसके माध्यम से। तो ये सब्जी का ठेला लगा रहे हैं हमारे युवा, आज पढ़े लिखे पकोड़े तल रहे हैं, जैसा कि मोदी जी की मंशा थी उसके अनुरूप। तो इस प्रकार की पूरी कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र शासित सरकार हो या प्रदेश शासित सरकार हो। आपने कहा हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी, आपके संवाददाता के माध्यम से ये बात निकल कर आई। निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज की कमी है, लेकिन देश में जो सार्वजनिक उपक्रम पिछले 70-72 सालों में कांग्रेस शासित सरकारों ने लगाए थे, जिनके माध्यम से लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला करता था, उन उपक्रमों को बेचने का कार्य भी मोदी सरकार एक के बाद एक कर रही है। 7 सालों में रोजगार के अवसर तो सृजन नहीं किए, लेकिन जो रोजगार देने वाले उपक्रम थे उनको बेचने की जो शुरुआत मोदी सरकार ने 2019 से करी है वो यथावत जारी है। और हमारा युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपराध बढ़ोतरी में एक बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण। ठीक है, सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं विवेक आपके पास आते हुए, कितना सहमत हैं आप योगेश जी की बातों से? क्योंकि योगेश जी सिर्फ मध्य प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, आंकड़े तमाम मध्य प्रदेश के ही दिए अभी तक योगेश जी ने। देखिए, योगेश जी की बात विपक्ष के तौर पे भी सही है, और वो भी सोसाइटी कई सोसाइटियों से बिलोंग करते हैं, वो भी कमोबेश यही स्थिति देखते होंगे। सवाल 2 है इस पे। योगेश जी का भी सवाल जायज है, क्योंकि वो विपक्ष में है और वो एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए एनालिसिस बेहतर किया जा सकता है कि आखिर सरकार की खामियां क्या है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ एक ये है कि सरकार को पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। 62 साल का जो फॉर्मूला था वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसकी वजह से जो यूथ है, यूथ को जिस तरीके से जगह मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी है वो भी सरकार के इस फॉर्मूले से 50% ही खुश है।
सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी 60 साल की वर्ष में रिटायर होना चाहते थे और जो नए जनरेशन के युवा हैं उन्हें मौका मिले, ये कर्मचारियों की भी मंशा थी। लेकिन सरकार का जो तर्क था वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर सरकार के पास जो उस समय की स्थितियां थी उसके मुताबिक सही था, लेकिन इस फॉर्मूले को अब रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार जैसे ये दावा कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाएगा, तो इसमें युवाओं की जो सहभागिता होनी चाहिए उस पर सबसे ज्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए। और अब जो अगला बजट आने वाला है, सरकार युवाओं के लिए कई पॉलिसी लेकर आने वाली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेरोजगारी को आखिर दूर कैसे किया जाए। जैसा कि सरकार का ये दावा रहा है कि मध्य प्रदेश में हर साल 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए था, अगर सरकार पिछले 17 से 18 साल में, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये टेन्योर रहा है, अगर इसमें 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला होता तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या जो है वो कब की खत्म हो जाती। और कई अन्य राज्य के लोग भी मध्य प्रदेश की ओर आते हैं कि मध्य प्रदेश में भैया जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है और मध्य प्रदेश बिल्कुल, की ओर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और क्या प्रयास हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं रोजगार निर्माण बोर्ड के। बहुत स्वागत करती हूँ शैलेंद्र शर्मा जी आपका नादी टीवी पर। जी पारुल जी नमस्कार। शैलेंद्र शर्मा जी, लगातार जो बेरोजगारी के आंकड़े निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, जिसमें एक कहा जा रहा है कि अब कुछ दिनों बाद रोजगार दिवस भी मनाया जाएगा, जिसके बाद और आंकड़े कम होंगे। कोरोना काल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। सर, क्या प्रयास होने जा रहे हैं और किस तरह से रोजगार निर्माण बोर्ड काम कर रहा है इसे दुरुस्त करने के लिए? पारुल जी देखिए, अभी जो भी अभी आपने जब मुझे कनेक्ट किया तो मैं कुछ सुन रहा था, कुछ आंकड़ों की, सरकारी नौकरी, बाकी चीजों की बात हो रही थी। मैं एक बात मैं आपसे क्लियरिटी चाह रही हूँ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, एक बात हम सबको हमेशा ध्यान रखने की है, जिस पर हमारा गौर रहना चाहिए, कि जनसंख्या एक हमेशा बढ़ते रहने वाला कारक है। जनसंख्या निरंतर वृद्धि और बहुत तेजी से वृद्धि में हो रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार के नए अवसरों की आवश्यकता भी उतनी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन जो इसमें वृद्धि दर होती है इन दोनों में, जनसंख्या में और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता में, इस हिसाब से सरकारी या संगठित क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि दर नहीं हो सकती। ये सब जानते हैं कि वो संभव नहीं है। एक संगठित क्षेत्र भी हो, उद्योग होगा, तो एक प्लानिंग के साथ एक सीमित संख्या में रोजगार देता है। इस आवश्यकता पूरी दुनिया में इस तरह की, इस चीज की आवश्यकता है कि जितना उद्यमिता के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से और स्वयं लोग अपने काम करने आगे आएंगे, उसमें सरकारें जितनी सहायता दे सके, उसमें अच्छा वातावरण, इकोसिस्टम खड़ा करे, स्वरोजगार और उद्यमिता का वातावरण बने, तो ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर खड़े होंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद इस दिशा में इतना जो काम हुआ है, स्वरोजगार और उसके साथ कौशल विकास जरूरी होता है, जिससे कि हम अपने युवा की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सके। वो एम्प्लॉयबल बनेगा तो ही उसको कोई काम देगा। तो एम्प्लॉयबल होने के लिए कुछ ना कुछ कौशल आना चाहिए। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट 2014 के बाद शुरू हुए और निरंतरता उनमें बढ़ रही है। अभी मध्य प्रदेश में इस दौर में पिछले 2 माह में 2 जो रोजगार दिवस और रोजगार मेले आपने देखे होंगे, उसमें जिस प्रकार से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, उनको बैंकों से वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने सब किया है। जुड़े हुए सर, वो आपसे कुछ जानकारी चाह रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। योगेश गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आवाज मिल रही है शैलेंद्र जी आपको मेरी? जी पारुल जी, मैं आज थोड़ा सा समय, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं सर, लेकिन जो जानकारी आपने दी वो आप ही की तरफ से थी। आप ही की तरफ से थी, कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं हम? नहीं, मैं असल में क्या, मैं भीड़ में हूँ, मेरा आज जन्मदिन है, मेरे यहाँ पर बहुत मेहमान मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपके जन्मदिन पर हमारे दर्शकों को कुछ और भी जानकारी मिल पाती तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिए अपना बर्थडे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी मुस्कुराहट का कारण योगेश जी, लेकिन मैं मजबूरी उनकी भी थी और मेरी भी थी कि मैं उन्हें रोक नहीं पाई। अब किसी का जन्मदिन हो तो भला आप क्या कहिएगा। खैर, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए पारुल जी, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या का हवाला दिया, शैलेंद्र शर्मा जी ने, माननीय मोदी जी ने अगर प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभाला था पहले 2014 में जी, तो उन्होंने देशवासियों को संबोधन किया था, उसमें स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया था कि बढ़ती हुई जनसंख्या जिसमें 60% हमारा युवा है, वो हमारे देश का गौरव है, अभिमान है और वो ताकत है। आज ये बेरोजगारी की समस्या के लिए उस जनसंख्या को दोषी ठहरा है कौन? हमारे शैलेंद्र शर्मा जी। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि मोदी जी गलत है या सही है?
या आप सही हो या वो मोदी जी गलत है। एक बात। दूसरी बात, देखिए अपन केवल सरकारी उपक्रमों की बात ना करें पारुल जी, अगर अपन कृषि के क्षेत्र में भी जाते हैं तो जी। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3 से 5 एकड़ जमीन की हैसियत रखने वाले किसानों की संख्या लगभग 75%, हम्म। जिनकी सालाना आय 80,000 रुपए है। तो क्या ये काफी है? भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें, मोदी जी, शिवराज जी हर चुनाव के समय कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, उनका समर्थन मूल्य डबल करेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर किसान तकरीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा कर्जे में है। ब्याज पे ब्याज उस पर चढ़ाई जाती है, बीमे की राशि को उसमें एडजस्ट किया जाता है। सर इसीलिए पंद्रह- यही जो आप बात कर रहे हैं ना अगर- सर, यही कुछ स्थिति उन राज्यों में भी है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो मैं इसी आ को रहा लेकर हूं, हम मैं चर्चा कर रहे थे हाँ, कि हाँ, भला मैं इसका आ कोई रहा हूं। हल क्यों नहीं निकाला जाता। जी मैं आ रहा हूँ, राजस्थान की बात आप अगर करना चाहेंगे मैं उस पर भी आ रहा हूँ थोड़ा समय। मनरेगा की बात करें अपन तो मनरेगा के अंदर केंद्र की नीति निर्धारित है कि कम से कम 288 दिन मजदूरी देना चाहिए हाँ। हर प्रदेश की सरकारों को। मध्य प्रदेश का आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है, 100 दिन भी नहीं दे पा रहे शिवराज मनरेगा के अंतर्गत। हम्म। तो जिनकी 30,000 रुपए, कई ऐसे लोग हैं जिनकी 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए सालाना इनकम है। आप 5-5 किलो मुफ्त राशन तो दे देते हो, मगर उससे उनका गुजारा नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश वासियों की जो स्थिति है वो दुर्लभ होती जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई एक अलग ठीक है, एक कमेंट मैं विवेक से ले लेती अब हूँ सर। मैं राजस्थान पे आता हूँ। जल्दी से कर आपने लीजिए राजस्थान कंप्लीट। का बात करा, देखिए राजस्थान से पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी कांग्रेस की हैं, वहाँ उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया उस क्षेत्र में। महाराष्ट्र में, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जब से दायित्व संभाला है उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया है और बेरोजगारी पर सेंटर फॉर काफी मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट सर बहुत कुछ बता रही है, लेकिन आपके बातों से सेंटर इतर वो फॉर बातें कहाँ? हैं। अब मुझे जी, विवेक के सेंटर- पास जाना होगा। एक कमेंट मैं विवेक से ले लूं सर, फिर उसके बाद इजाजत लेनी होगी। विवेक। देखिए, अभी शैलेश शर्मा ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही कि जनसंख्या के हिसाब से बेरोजगारी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। उनका जो तर्क है वो उनके मुताबिक सही हो सकता है ये, लेकिन ये परसेप्शन लागू नहीं होता है क्योंकि बेरोजगार ही अपनी स्थिति को समझ सकता है। दूसरा एक सवाल ये है कि सरकारी भर्तियां नहीं कर रही है सरकार, उसका अलग कारण हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकारी कमी कर्मचारियों की बनी हुई है। रेवेन्यू से लेकर हेल्थ और कई ऐसे विभाग है जहां कर्मचारियों की जो है वो कमी है। लोगों का इस पे सीधा असर पड़ रहा है, खासतौर पर रेवेन्यू के क्षेत्र में। पटवारियों की संख्या कम है, तहसीलदार और एसडीएम ये संख्या भी काफी ज्यादा कम है। ऐसे में सबसे ज्यादा लोग जो है रेवेन्यू, हेल्थ और कई ऐसे विभाग है जहां पे लोगों की जरूरतें पड़ती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ये तर्क दे रही है कि कर्मचारियों की जो कमी है उससे कामकाज प्रभावित नहीं हो रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि बेरोजगारी का, तो इसके लिए सरकार को इंडस्ट्री सेटअप बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पूर्व कमलनाथ सरकार ने ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री सेटअप, इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कोरोना काल में भी ठीक जो है। 60% एमएसएमई सेक्टर है उसको मजबूत किया गया है। लेकिन अभी सवाल ये है कि इंडस्ट्री सेटअप तेजी से राज्य सरकार को करना होगा, जैसे कई अन्य राज्य, विकसित राज्य अभी तक कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें, लेकिन उसके इतर कुछ सवाल जो रह गए जो पूछना ज़रूरी भी था। हालांकि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है देश में, राज्यों में, जिसका हल खोजना बेहद मुश्किल है। जैसे कि हमें विवेक भी जानकारी दे रहे थे कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में ही जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैन पावर है वो बहुत कम है, जिसे बढ़ाया नहीं जा रहा क्योंकि सरकार के बजट पर लोड पड़ेगा। उधर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, जहां आउटसोर्स करके लोगों को लिया जा रहा है, परमानेंट जॉब्स नहीं दी जा रही हैं, तो सरकारी नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं या कम मिल रही हैं। लेकिन उसके इतर इसका हल क्या है? निजीकरण की जगह जाते हुए या उस रास्ते जाते हुए क्या सरकार खुद एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा देने, तमाम जो वादे उन्होंने किए थे, इंडस्ट्रीज हब बनाना, अगर इसी ओर सरकार आगे बढ़ती है, उन्हें भी सरकारी नाम ही मिल जाता है, सरकारी इंडस्ट्री, सरकारी सेक्टर, जहां पर लोग खुद इच्छुक होंगे कि वो इन जगहों से जुड़े, क्योंकि आज हर एक युवा चाहता है कि उसे एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए। हालांकि फिर जब उसे अमाउंट कुछ कम मिलता है या कोई इफ एंड बट होते हैं, नहीं मिलती है नौकरी, तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करता है। ऐसे में जो ऋण वाली स्कीम है उसमें कुछ लोग तो काम कर सकते हैं,
जो हम देख रहे थे कि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें 10,000 20,000 का लोन अमाउंट देकर वो कुछ काम कर पाए, अपने रोजगार को चला पाए, लेकिन यही पढ़े लिखे युवा नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी जरूरी है और ये हर राज्य की एक समस्या है जिसका निस्तारण या फिर निवारण करने के लिए राज्यों को, सरकारों को इकट्ठा होना होगा, तब जाकर इस पर बात बन पाएगी। वरना आरोप प्रत्यारोपों के दौर से तो हम बहुत पहले से वाकिफ हैं कि चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।